हमारे सेकंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने जो चीज पढ़ी थी वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमने ये पढ़ा था कि अगर पीपीसी में एयर है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए बाई डी, और अगर इसमें मैं मीडियम भर देता हूं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देता हूं, तो मीडियम में इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाता है। तो बेटा यहां से भी हम एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन निकाल सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि सी एम अपॉन सी कितना हो जाएगा, दैट इज एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड as the ratio of the capacitance in the medium to that of vacuum। क्लियर? ओके, तो ये बात हमने यहां पर पढ़ ली, और हमने ये भी पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है इसका काम क्या होता है। पहला तो ये कि अगर हम इसको खाली छोड़ देते हैं तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा और दोनों प्लेट जुड़ सकती हैं। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपीसी। दूसरा हमें यह भी पता लगा कि देखो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई है, इट इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। और तीसरी चीज ये करता है, इसमें लिख लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सम सब्सटेंस इज मोर देन द एयर, हेंस it increase breakdown voltage, hence it increase breakdown voltage। अब मैं बताता हूं मैंने क्या बोला। ओके, पहली चीज तो मैं निकाल एक बार कर देते हैं, फोर्स ऑन पीपीसी। मैं जब ये कहता हूं कि एक प्लेट ये है पॉजिटिव प्लस सिग्मा और एक है नेगेटिव सिग्मा, मैंने माना ये डी डिस्टेंस पर हूं, अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि बताइए इस वाली प्लेट पर ये वाली प्लेट कितना फोर्स लगाती है, या फिर नेगेटिव वाली प्लेट पर पॉजिटिव वाली प्लेट कितना फोर्स लगाती है। करके देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, लगाइए दिमाग। चलिए अब देखो, अगर मैं इस वाले पर फोर्स निकालना चाहूं तो इस पर फोर्स लगाएगा कौन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बोल दूं कि माइनस सिग्मा वाली पे मैं फोर्स निकालना चाहता हूं तो हो जाएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे चार्ज कितना है, अगर इसका एरिया A है तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑन पीपीसी प्लेट। वह ये कह रहा था कि इसी फोर्स की वजह से ये दोनों चिपक सकती हैं, इसीलिए हम यहां पर मीडियम डाल देते हैं। ओके, एक तो ये बात। दूसरा, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी समझाई देता हूं मैं आपको। तो बीवी क्या होता है, सपोज कीजिए बेटा आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा और आपने इसको रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसके अंदर जितना भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स लगाएगा तो वो इधर आकर के कलेक्ट हो जाएगा, और जिधर से आया है उधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये इसको पोलराइज कर देगा। अब क्या हो गया, ठीक है, आपने और फोर्स लगाया, मतलब और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और लगाया और लगाया और लगाया, तो ये फट जाएगा। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये दोनों चीजें अलग हो गई, जिस पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस टूट गया, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर ये टूट जाए। जरा सोचो, अच्छा पहले ही बताइए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, 0। सोचो, जितना मेरे को कोई इधर खींचता है, एक जना 10 न्यूटन से इधर खींचता है, 10 न्यूटन से इधर खींचता है, तो मेरे पे क्या है, नेट फोर्स 0 है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी आत्मा में से चीखें नहीं निकलेंगी। वो मुझसे इधर खींच रहा है, मैं इधर खींच रहा हूं, डर तो होगा, और सपोज वो बढ़ाते जाए निपट जाऊंगा मैं। तो यही होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के साथ में, इसके प्लस माइनस ऐसे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगते ही दूर होते हैं, और लगा और दूर हो गए, और दूर हो गए, फिर इसकी आत्मा में से आवाज आने लग जाती है कि भाई बस कर। आपने और लगाया फटाक पट गया। अब इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लिख लीजिए, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड
द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन एक्सपीरियंस कैन टॉलरेट इज कॉल्ड इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया यानी कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये टूट भी सकता है। तो जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर ये टूट गया उसी को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो लिख लीजिए द वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन टॉलरेट इज कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अब देखो एयर है, एयर 10 की पावर 6 तक झेल जाती है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इससे ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया तो एयर भी आयनाइज हो जाएगी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जिनका एयर से ज्यादा भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकते हैं, यानी कि वो बहुत हाई वोल्टेज पे भी काम कर सकते हैं। और ये हमारे फायदे में काम कर जाएगा कि हम ऐसे डिवाइसेस में भी कैपेसिटर लगा सकते हैं जो हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। इसीलिए मैंने तीसरी चीज ये लिखाई थी कि इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए तो आगे लिखिए हमारा अगला डेरिवेशन। लिखिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पीपीसी, कैपेसिटेंस ऑफ ए पीपीसी व्हेन, कैपेसिटेंस ऑफ ए पीपीसी व्हेन a dielectric medium of thickness T, a dielectric medium of thickness T is introduced between the plates of PPC। इसको कई बार कहते हैं कि पार्शियली भर दिया है। देखना ध्यान से, हमारे पास ये है कैपेसिटर और मैंने इसमें पूरे में नहीं भरा, इस बार मैंने इसमें कहीं पर भी यहां पर रख दिया। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन आर का टी थिकनेस में रख दिया और ये पूरी डिस्टेंस है डी। अब मुझसे ये पूछा कि बताइए इसकी कैपेसिटेंस क्या है। पहले एक बार आप ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, आपने क्या करा, ये पॉजिटिव है, पहले मैं इसकी ना जड़ें खोल देता हूं, है ना। अगर इसकी जड़ें खुल गई तो आपको पूरा पता लग जाएगा कैसे क्या है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पोलराइज कर देगा, यानी कि इसका नेगेटिव पार्ट यहां आ जाएगा इस प्लेट का और पॉजिटिव पार्ट यहां आ जाएगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, प्लस से माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा जो हम बनाते हैं। क्लियर। अब मुझे एक चीज बताइए कि अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर, ठीक है, ए पॉइंट पे। सुनना ध्यान से, डेरिवेशन बाद में कराऊंगा, पहले मैं इसके बेसिक समझा देता हूं। अगर मैं बोलूं कि ई ए कितना होगा तो पहले ही बताइए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देने की जिम्मेदारी किसकी है, 1, और इसका नेगेटिव पार्ट 2, इसका पॉजिटिव पार्ट 3 और ये 4 प्लेट है इसके पास। प्लस सिग्मा, इंडक्शन से माइनस वाला ये वाला आया, प्लस वाला और माइनस सिग्मा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4, पहले वाले के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर की तरफ, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 वाला भी नेगेटिव है ना, इसकी वजह से आ गया, मैंने माना नेगेटिव। देखो प्लस वाले के कारण आ गया इधर की तरफ, इसके कारण भी इधर आ गया माइनस, मैंने माना इंड्यूस चार्ज सिग्मा डैश है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण प्लस वाले के कारण किधर आएगा, उधर आएगा, प्लस सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ क्या है, नेगेटिव के कारण इधर की तरफ, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो, इधर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पॉजिटिव और इधर वाले को मैंने नेगेटिव लिख रखा है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक वाली जो प्लेट मैंने मानी है 2 और 3, इसके कारण तो 0 हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जितना हमने पहले निकाल रखा था। यानी कि इस ए पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इस बी पॉइंट की बात करता हूं, और इस बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। कम हो जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमें पता लग गया कि इस खाली वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर।
अब मुझे निकालना है कैपेसिटेंस। मैंने आपको बताया था अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो सबसे पहले आप पोटेंशियल निकालिए, फिर ये निकालिए कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो मैं पोटेंशियल निकाल देता हूं। मुझे पता है यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा और यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा। सिंपल V इज इक्वल टू E इंटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी यूनिफॉर्म है और यहां भी यूनिफॉर्म है। तो मैं निकालता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन यहां से यहां पर। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टेंस कितना है, इस वाले डिस्टेंस को क्या बोलूं मैं, x1 बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, x2, है ना। तो मैं बोलता हूं E इंटू x1, इसको क्या बोलूंगा E इंटू x2 और इसको क्या बोलूंगा E इंटू t। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम है, तो E इंटू x1 प्लस x2 प्लस ET, और x1 प्लस x2 को बोल सकता हूं d माइनस टी। यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी। अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू टी। आ गया पोटेंशियल। देखिए अब मैं क्या करूंगा, कैपेसिटेंस निकालता हूं। तो Q इज इक्वल टू सी भी होता है, याद होगा आपको। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। अच्छा मैं यहां पर यह भी कर सकता हूं, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A रख देता हूं। तो पोटेंशियल आ गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेता हूं, d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन r। तो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल। इसकी वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन r। तो Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी बाय एप्सिलॉन r। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस अगर पार्शियली कोई चीज भरी हो। बट समझने वाली बात ये है कि यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। कई बुक्स में इस चीज को हटा करके डायरेक्ट डीबी लिखा हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में भी हो सकता है लिखा हो। तो आप चाहे तो इस वाली स्टेप को हटा भी सकते हैं। वैसे आप लिख लीजिए अभी ये दोनों स्टेप हटा करके सीधे आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है इसलिए मैंने ई' माना है। चलिए तो ये हुआ हमारा कैपेसिटेंस, जब एक पार्शियली अंदर की तरफ कुछ हद तक कोई प्लेट रख दी जाती है तो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। सपोज करो मैंने यहां पर एप्सिलॉन r1 का माना है जिसकी थिकनेस t1 है, फिर मैंने यहां पर एप्सिलॉन r2 का माना है जिसकी थिकनेस t2 है। फिर ऐसे करते 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 मैंने यहां पर मान लिया है एप्सिलॉन rn और थिकनेस है tn। तो पूरे मैंने दो प्लेट इस तरह से लगा रखी है, एरिया A है, डिस्टेंस D है, एक मीडियम दूसरा मीडियम, ऐसे करते हुए सारा भर दिया पूरा, डिफरेंट डिफरेंट एप्सिलॉन r1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। बताइए मुझे कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। स्क्रीन को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो वही काम है, पहले मैं निकालूंगा पोटेंशियल, और पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1, दूसरे का होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2, ऐसे करके पूरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 हो गया। फिर मैं निकालूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 t1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 t2, ऐसे करते हुए मैं पूरा निकाल दूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn, और ये हो गया tn। तो मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2, ऐसे करके tn अपॉन एप्सिलॉन rn कर दूंगा। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, q इंटू a, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट t1 अपॉन एप्सिलॉन r1
चलिए ये हो गया आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। फिर वही सी अगर निकालना है तो क्यू अपॉन वी कर दीजिए, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां रखिए, अब इसको सॉल्व करें तो Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, बचा क्या T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन। चलिए इजी था नहीं था? चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हेडिंग आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। समझिए सिंपल सिंपल हिसाब करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है, या यूं कहिए कि एक स्फीयर है और इस पर अभी चार्ज है Q1। मैं चाहता हूं कि इसको चार्ज दे करके इसका चार्ज बढ़ा करके मैं Q2 कर दूं, ठीक है। मुझे पता है जब Q1 चार्ज था तब पोटेंशियल V1 था, जब Q2 चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल V2 हो जाएगा। मुझे इसको चार्ज करने में फंक्शन तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, और जो मैं वर्क करूंगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि V1 से V2 जाने से पहले बीच में एक छोटा सेगमेंट मान लेता हूं कि कहीं पर मैंने इसको dq चार्ज दिया। अब dq चार्ज दिया है मैंने, तो मेरे को ये पता करना है यहां से यहां तक जाने में मैं ये मान सकता हूं कि इसका पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। ये करते ना V1 से V2 तो जाना ही, बट बीच में मैं इतना छोटा चार्ज है dq, बहुत छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज कि इसका वोल्टेज 1 से 1.00000000008 हो गया। तो ये पोटेंशियल में बिल्कुल कांस्टेंट मान सकता हूं। तो मुझे ये पता करना है कि मैंने कितना वर्क डन करा है, तो मैं कह दूंगा वर्क डन इन गिविंग dq चार्ज इज, तो कितना वर्क डन करा है V इंटू dq। क्लियर? ओके, ये मेरा स्मॉल वर्क डन है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। अब वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कैसे दिया जाता है, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो V क्या हो गया Q बाय C। तो मैं लिख देता हूं, इसको मैं Q छोटा वाला लिख देता हूं, तो Q बाय C dq। तो कैपेसिटेंस तो चार्ज देने पे डिपेंड करती नहीं है, Q का इंटीग्रेशन कर देता हूं, ठीक है। और लिमिट क्या लगाऊं बताओ चार्ज की, चार्ज कितना है Q1 से Q2 है, तो Q1 से Q2 0 से W, तो टोटल वर्क डन मेरे पास आ जाएगा W 1 अपॉन C, Q का इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये हो गया मेरे पास 1 बाय 2C Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर। और मैं अगर ये मान लूं कि इफ Q1 0 मतलब पहले ही अनचार्ज था, बाद में इसको आपने Q चार्ज दे दिया, यानी कि ये हो गया Q, तो कितना आ जाएगा वर्क डन 1 बाय 2, ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, और यही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, तो हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो ये रही इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पीपीसी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसकी कई सारी फॉर्म्स हो सकती हैं जो नोट करके हम लिख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब Q की वैल्यू CV रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ CV स्क्वायर। अब C की वैल्यू Q बाई B रख दीजिए इसी वाले इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हाफ QB। तो तीन फॉर्मूले आपके पास आ गए। तो कब कौन सा यूज करना है, ये आपको तब यूज करना है जब Q कांस्टेंट हो, ये आपको तब यूज करना है जब V कांस्टेंट हो, और ये तो आप कभी भी यूज कर सकते हो। वैसे तो कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो सकता है, बट याद कर लेने में समझदारी है कि जब Q कांस्टेंट होगा तो हाफ Q स्क्वायर बाई C, अदरवाइज हाफ CV स्क्वायर हम यूज करेंगे। चलिए, और इसी में एक और चीज है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हेडिंग डालिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। इजी है। आइए सपोज कीजिए मेरे पास एक कैपेसिटर है
जिसका ए और डी ये इसकी डायमेंशन है। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी इस वॉल्यूम में है ना, तो ये वॉल्यूम कितना है ए इंटू डी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो ए बाई डी से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो हाफ क्यू स्क्वायर सी इंटू ए डी। सी की वैल्यू रख देता हूं, हाफ क्यू स्क्वायर सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ए इंटू डी। अब इसको जरा देखिए, क्या ये सिग्मा वाली फीलिंग नहीं दे रहा है ना। तो ये कितना हो गया हाफ सिग्मा स्क्वायर, डी से डी तो कट गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैं अगर इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इसको मैं यूडी करके बता देता हूं, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। तो देखो आप, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कैसे होगा, इस पर ज्यादा चार्ज बढ़ा देने से। तो ये है इसके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको भी, स्क्रीन को पॉज कीजिए, ठीक है। चलिए अब बहुत लॉजिकल बातें समझाता हूं, नोट करके बहुत दिमाग से सुनना, ठीक है। ओके, अब आप मुझे बताइए कि आपने ये कैपेसिटर लिया और इसको बैटरी से कनेक्ट करा, अभी इस पर चार्ज 0 है, बाद में आपने इस पर चार्ज कर दिया बैटरी से कनेक्ट करके, इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, इस पे आ गया माइनस, ठीक है। वोल्टेज इसके चारों ओर वी है क्योंकि वी वोल्ट की बैटरी थी। अब आप मुझे बताइए कि कैपेसिटर के पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज हाफ सी बी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। और मुझे बताइए वर्क डन बाय बैटरी कितना है, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज दिया है क्यू, है ना। अगर बैटरी ने क्यू चार्ज दिया है तो कितना वर्क डन हो गया, क्यू इंटू वी। अब मुझे बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूं हाफ क्यू वी, ठीक है। अब बैटरी ने कितना वर्क करा है, क्यू वी, इसके पास कितना पहुंचा है, हाफ क्यू वी, आधा कहां गया, ये बड़ी बात है। तो यहां पर आपको समझना है कि जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो जो ये जो वायर लगाई जाती है, इस वायर में हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बैटरी 10 जूल काम कर रही है तो इसके पास कितना स्टोर हुआ, 5 जूल, कि बाकी का 5 जूल कहां गया, वो हीट की फॉर्म में निकल गया। आप जो इसको चार्ज करते हो तो इसका रेजिस्टेंस भी जोड़ते हो, तो वो रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है। कि बैटरी जो चार्ज ट्रांसफर करने में जो वर्क करती है उस वर्क का आधा ही स्टोर हो पाता है, और हाफ अमाउंट ऑफ वर्क इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूं, किसी कोई भी क्वेश्चन दे दूं कि बैटरी ने 10 जूल काम करा है, तो बताइए इसमें कितना है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। बैटरी का 10 जूल है तो इसमें 5 जूल आएगा, 5 जूल तो इसका लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, चाहे तो स्टेटमेंट में लिख लीजिए, व्हेन ए पीपीसी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, व्हेन ए पीपीसी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी वर्क्स इन ट्रांसफरिंग द चार्ज टू द पीपीसी, बैटरी वर्क्स इन ट्रांसफरिंग द चार्ज टू द पीपीसी, half of its work is lost in form of heat and half of the work is stored in form of potential energy of the PPC. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन टर्म्स ऑफ बोर्ड में भी पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, बाकी आपके कॉम्पिटिटिव सेक्शन में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिखिए इस बात को, लिखिए insertion of dielectric medium
डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, नंबर 1 कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट और नंबर 2 कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट। इसको समझिए। सपोज कीजिए आप पहले लिखना चाहते हैं कि हम वोल्टेज कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट कैसे होगा? ब्रैकेट में लिखिए बैटरी रिमेन कनेक्टेड। दो तरह से बोल सकता है कि बैटरी को कनेक्ट करते हुए उसमें पीपीसी में आपने कोई मीडियम को इंसर्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट करते हुए। इसका मतलब वो चाहता है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, चलिए समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास पीपीसी है और यहां पर आपने बैटरी इसमें लगा रखी, तो बैटरी अपना वोल्टेज मेंटेन करेगी, यानी कि इसका वोल्टेज रहेगा कांस्टेंट। अब मैंने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया। ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो एग्जैक्ट डायमेंशन का है ना, एप्सिलॉन आर। अब जरा देखिए, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस वाला इस पर इंड्यूस कर देगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव वाला इस पर इंड्यूस कर देगा प्लस। यानी कि ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगा। यानी कि बैटरी खुद इसको अंदर की तरफ खींचेगी। क्लियर? यानी कि बैटरी, ये जो कैपेसिटर है ये खुद ही काम करेगा। ठीक है, आइए वोल्टेज कांस्टेंट है तो केस 1 और केस 2 दो चीजों की स्टडी करते हैं। पहले मुझे बताइए वोल्टेज का। अगर बैटरी रखी जुड़ी हुई है ना, और आपके पास कैपेसिटर ये है V Q और ये आपके पास इनिशियल कंडीशन में बैटरी जुड़ी हुई है, कैपेसिटर इधर है, तो वोल्टेज कितना है V। क्लियर? ये मेरा केस 1 और ये मेरा केस 2 है। अब मुझे बताइए बैटरी जुड़ी रखी है और आपने ये मीडियम इसमें इंसर्ट करना शुरू कर दिया है, और जब आप इंसर्ट कर देंगे तब इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा V। बैटरी वोल्टेज मेंटेन करती है, कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट। क्लियर? ओके। अब मुझे बताइए कैपेसिटेंस का क्या हो जाएगा। इस केस में कैपेसिटेंस कितनी है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। लेकिन जब आपने मीडियम डाल दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया? एप्सिलॉन R टाइम्स, है ना, यानी कि बढ़ गया। क्लियर? ओके, यहां पर लिख देना कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तीसरा चार्ज। बताइए चार्ज का क्या हुआ होगा? अगर आपने इसको डालना शुरू करा और जब डाल दिया उसके बाद क्या होगा? अभी चार्ज अगर Q है तो बाद में चार्ज कितना हो गया होगा? Q डैश होता है C इंटू B, है ना। B तो कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया है। कैपेसिटेंस कितना हो गया है? Cm हो गया एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C, है ना। तो Q डैश कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ CV, और यहां पर CV क्या है? तो Q डैश हो गया एप्सिलॉन R टाइम्स Q, यानी कि चार्ज भी बढ़ गया। लिख लेना चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, मैं इसको रिवाइज कर दूंगा बाद में। इसमें कोई दिक्कत? C था, मीडियम डाल दिया, एप्सिलॉन R टाइम्स हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गई इसलिए चार्ज भी बढ़ गया। चलिए अब बात करते हैं चौथी चीज पे। हटाओ इसको। मुझे बताइए चौथी चीज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ होगा। ठीक है, देखो आप सिंपल भी निकाल सकते हो कि E क्या होता है? dV बाय dr। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट। अगर ये कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी क्या होगा? डेल्टा V बाय D, यानी कि रिमेन कांस्टेंट। अब कई लोगों का दिमाग चलता है कि सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि हाँ, कि यहां पे कितना हो गया?
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहां पे बच्चा गलती करता है सिग्मा की। अगर आप ध्यान दें तो यहां पे सिग्मा था क्यू बाई ए और यहां पे सिग्मा होगा एप्सिलॉन आर टाइम्स क्यू बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? एप्सिलॉन आर क्यू बाई ए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर कट गया, अगेन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, यानी कि फिर से वही आ गया जो पहले था। ठीक है, तो आप कैसे भी निकाल दीजिए, आपको ऐसे समझ में आता है कि ना पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, ना डी चेंज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकालना चाहें, उससे भी मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, आइए, यानी कि रिमेंस कांस्टेंट। आइए फिफ्थ, पोटेंशियल एनर्जी। एक बार अपना सोचिए क्या होगा। चलिए, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? कीपिंग द वोल्टेज कांस्टेंट, तो मैं लगा सकता हूं हाफ सी वी स्क्वायर। क्लियर? बाद में कितना हो जाएगा? हाफ कैपेसिटेंस कितनी होगी? एप्सिलॉन आर टाइम्स, यानी कि यू डैश हो गया एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ यू, है ना? बढ़ गया। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी। आपने बोला ना कि चार्ज बढ़ गया है, तो कितना ट्रांसफर हुआ? पहले क्यू कितना था? क्यू, और बाद में कितना हो गया? एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ क्यू। तो कितना चार्ज इसको भेज दिया बैटरी ने? एप्सिलॉन आर टाइम्स -1। तो क्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो सिग्मा ए। ठीक है, चलिए और बताइए। और मैं बोल दूं इस केस में वर्क डन बाय बैटरी कितना है? तो बैटरी तो उतना ही वर्क डन करती है जितना उसने चार्ज ट्रांसफर करा है। उसने चार्ज कितना ट्रांसफर करा था? अभी भी हमने निकाला था, क्या था वो? Q एप्सिलॉन आर -1। ठीक है, और Q की जगह आप CV भी लिख सकते हैं ना, CV स्क्वायर एप्सिलॉन आर 1। तो इतना वर्क डन करा बैटरी ने, है ना? ओके, और ये बताइए 7 पॉइंट, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? इतनी, बाद में इतनी हो गई, तो कितनी बढ़ गई है? हाफ CV स्क्वायर एप्सिलॉन आर -1। अब आप देखिए बैटरी ने कितना वर्क डन करा? इतना। इसके पास कितना पहुंचा? इसका आधा। तो बाकी का कहां गया? लॉस्ट इन फॉर्म इन डूइंग वर्क। 1 मिनट, आराम से कौन सा वर्क वो मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताइए, जब आप इसको डालेंगे तो बैटरी इसको अपने आप खींच लेगी, है ना? जब बैटरी खुद खींचेगी, ये कैपेसिटेंस खुद खींचेगा, तो खुद वर्क करेगा, तो एनर्जी तो कम होगी। तो जितनी ये जो है इसको खींचने में लगा दी, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अंदर खींचने में लगा दी, ये वर्क डन हुआ है इन डूइंग वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंसी। सर ये क्या हो गया? मैं बताता हूं। आप मुझे बताइए, जब आप इसको डालेंगे तो इस फोर्स से कैपेसिटर इसको खुद ही खींच लेगा, बट आप इसको खींच लेकर के जाओगे तो आपको अगेंस्ट में फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। मैं इसको धीरे धीरे डालना चाहता हूं, तो मैं तो, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो बैटरी तुरंत खींच लेगी, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊं, बैटरी नीचे खींचेगी, बट मैं हल्का छोड़ूंगा। तो मैं भी तो एक वर्क कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं ऊपर की तरफ, ये जा रहा है नीचे, तो मेरा वर्क डन क्या है? नेगेटिव, है ना? और बैटरी जो वर्क कर रही है उसका पॉजिटिव है, मतलब अगर उसके पास 10 जूल की एनर्जी है तो 5 जूल तो उसने वहां खर्च कर दी। तो इस एक्सटर्नल वर्क के अगेंस्ट वर्क करने में भी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, अगला लिखिए, कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट। अब चार्ज कैसे कांस्टेंट रखेंगे हम? ये देख लीजिए, हमारे पास
ये कोई कैपेसिटर है, हमने इसको चार्ज कर दिया Q C और वोल्टेज भी है। अब चार्ज करने के बाद मैं बैटरी हटा दूं। अब अगर मैंने बैटरी हटा दी तो इस पे चार्ज Q का Q ही रह जाएगा, है ना, यानी कि कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट का मतलब है बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी हटा दोगे तो चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा। तो शुरू करें। इस केस में चार्ज Q है, बैटरी हटा दी तो भी चार्ज Q ही रहेगा। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, मीडियम डाल दिया आपने, फिर से वही काम, फिर से आप ये मीडियम इसके अंदर डालना चाहते हैं तो कैपेसिटेंस हो जाएगी मीडियम की एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C। ठीक है, आइए अब बात करते हैं पोटेंशियल की, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप यहां से निकाल सकते हैं Q इक्वल टू C भी होता है ना, तो V क्या हो गया Q बाई C। अगर आपका C और यहां पे क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन R टाइम्स C, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया ना आपका, तो पोटेंशियल कम हो गया। ठीक है, आइए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V इंटू डी, तो इसको D से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, और C की जगह यहां पर दूंगा। अब देखिए जब पोटेंशियल कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। चलिए आइए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाई C। किसे ये फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, आइए इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C, यानी कि U बाई एप्सिलॉन R। ये पूरा हमारा U है ना, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो। ठीक है, आइए अब कुछ और बातें करते हैं। चार्ज तो कांस्टेंट है, इसमें बैटरी ने कोई काम नहीं करा, बट पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है U डैश माइनस U, यानी कि U 1 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1, और U कितना है हाफ CV स्क्वायर 1 एप्सिलॉन नॉट माइनस। बताइए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या कम हो गई, कम हो गई। ठीक है, ओके, वजह वही है, इसने इसके अगेंस्ट में वर्क करा होगा, इसको जितना था ना इसके पास, इसको खींचने में वर्क कर दिया उसने। चल तो ये हुआ आपके पास। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं इसमें वंस मोर, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। पहला क्या है कि आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करना है और बैटरी अटैच्ड है। सेकंड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करना है और बैटरी हटा रखी। ठीक है, तो इस केस में V कांस्टेंट होता है, इस केस में Q कांस्टेंट होता है। दोनों ही केस में कैपेसिटेंस अभी C है और बाद में बढ़ करके एप्सिलॉन RC हो जाएगा, यानी कि बढ़ गया। इस केस में भी अभी कैपेसिटेंस C है, बाद में बढ़ के एप्सिलॉन R टाइम्स C हो गया, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, तीसरी चीज चार्ज हो जाएगा एप्सिलॉन R CV, है ना, यानी कि चार्ज भी बढ़ गया। यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है तो उसको मेरे को लिखना ही नहीं है, तो QCV। अब मैं यहां बात करूंगा V। अभी क्या है पोटेंशियल Q बाई C, बाद में ये Q बाई एप्सिलॉन R टाइम्स C हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, और चौथी चीज है हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। खत्म कीजिए।
और यहां पे हम निकाल सकते हैं चौथे में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वोल्टेज कम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है V इंटू डी, है ना। और जब V ही कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया, तो उसको मैं लिख सकता हूं Q अपॉन सी डी, और यहां पे हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स सी डी, ये भी कम हो गया। और पांचवी चीज जो आप लिख सकते हैं, ई कांस्टेंट कर देना यहां पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और पांचवी चीज आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं कि अभी कितना था हाफ सी वी स्क्वायर, बाद में ये बढ़ जाएगा हाफ एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ करके हो जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन आर सी, सॉरी कम हो जाएगी ये। आराम से देख लीजिए क्या चीजें बढ़ रही हैं क्या कम हो रही हैं। बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, बैटरी हटा दी तो चार्ज कांस्टेंट। इस पर डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अगर बैटरी लगी हुई है और आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला तो वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। बाकी आप Q इक्वल टू सी बी से निकाल सकते हैं। C बढ़ गया तो Q भी बढ़ गया, Q इक्वल टू सी बी, कांस्टेंट है ना, समझ रहे ना। इसको आप कैसे निकाल सकते हो, Q इक्वल टू सी बी, ये कांस्टेंट है, C बढ़ गया तो Q भी बढ़ गया, हो गया। अब ये देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है हाफ सी वी स्क्वायर, और C अगर बढ़ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, सिंपल आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, Q इक्वल टू सी बी है, ये कांस्टेंट है, C आपका बढ़ गया तो ऑफ कोर्स वोल्टेज भी कम हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। ये देखिए वोल्टेज भी कम हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया, ये देखिए दोनों कम हो गया, क्लियर। अब यही तो बचा है, ये तो फॉर्मूला याद है ना कि चार्ज कांस्टेंट है तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी से, अब C बढ़ गया तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्लियर। चल होता है, धीरे धीरे चीजें इजी होती है। तो आगे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। उससे हमें ये समझ में आएगा कि चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं, कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें। फिर हमें पढ़ना है सीरीज और पैरेलल, फिर इस पे वोल्टेज कैसे बढ़ते हैं, वो सारी चीजें। तो अभी है बाकी, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।